तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे. The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज 2-3 मौज़ूआत के हवाले से गुफ्तगू रहेगी, सवालात जनरेट करेंगे, जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक तो इमरान खान के हवाले से दावा सामने आया है, सोर्सेज ने कोट किया है, खान साहब कहते हैं कि उनके कत्ल की ये मनसूबाबंदी मुकम्मल हो चुकी है और पैसे दे दिए जा चुके हैं वज़ीरिस्तान में कुछ दहशतगर्द लोगों को और वहाँ से कुछ जनूनी हायर कर लिए गए हैं वज़ीरिस्तान से। ये खान साहब ने स्टेटमेंट दी है आज, सोर्सेज कोट कर रहे हैं इसको, और खान साहब कह रहे हैं कि उनके कत्ल की मनसूबाबंदी के तमाम सबूत उनके पास मौजूद हैं और पैसे भी दे दिए गए हैं इन दहशतगर्दों को, इन जनूनी लोगों को कि वो इमरान खान को कत्ल कर दें, खुदा न खास्ता। लेकिन अगर इमरान खान साहब के पास सबूत मौजूद हैं तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। फिर इमरान खान साहब को अदालत में ये सबूत पेश भी करने चाहिए, क्योंकि आसिफ अली जरदारी पर पहले इल्ज़ाम लगाया गया और जरदारी साहब ने, पीपल्स पार्टी ने इमरान खान को एक कानूनी नोटिस भी भिजवा दिया है, उसका ज़ाहिर जवाब देना पड़ेगा। अगर ना दिया गया तो फिर अदालत में ये मामला जाएगा। तो खान साहब को डेफिनेटली ना सिर्फ ये सबूत अदालत के सामने रखने चाहिए बल्कि हुकूमत को भी चाहिए कि इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म हैं, मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात के एक बड़े पॉपुलर लीडर हैं, जो कि उनका दावा भी है। तो कम से कम हुकूमत खुद उनसे रब्ता करे, होम मिनिस्टर उनसे रब्ता करें मरकज़ के, और उनसे सबूत मांगे, उनसे तमाम डिटेल्स मांगे। लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई मूव, ऐसा कोई इकदाम सामने नजर नहीं आया और लग रहा है कि हुकूमत इमरान खान के इस बयान को संजीदा नहीं ले रही। इसके अलावा जो इशू है इलेक्शंस, अपेरेंटली लग रहा है नून लीग की तरफ से, बड़े रहनुमाओं की तरफ से अब ये बड़े बड़े बयानात सामने आना शुरू हो गए हैं कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं तो सूबाई असम्बलियाँ इलेक्शन के मुतहम्मिल नहीं हो सकती और नून लीग की एक वाज़ेह सोच कम अज़ कम लग रही है कि जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हैं वो आम इंतखाबात के साथ एक ही दफ़ा करवा दिए जाएं। और उसके लिए रीजनिंग जो कोट की जा रही है अपेरेंटली वो ना सिर्फ मईशत की अबतर सूरत हाल है बल्कि अमन व अमान की सूरत हाल भी है। अगर प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शंस अपनी अल्टीमेट मुद्दत के अंदर विद इन 90 डेज नहीं होते तो फिर इमरान खान क्या करेंगे? क्या फिर वो अदालत जाएंगे? किस तरह से जाएंगे? खान साहब बयानात तो बड़े बड़े दे रहे हैं कि आर्टिकल 6 लागू होता है, मैं अदालत जाऊंगा, लेकिन उसमें रिलीफ मिलने के चांसेस कितने हैं? क्योंकि पाकिस्तान की सियासी पार्लिमानी तारीख ने देखा है कि इलेक्शंस कुछ मुद्दत के लिए, मुख्तसर मुद्दत के लिए मुलतवी होते रहे हैं। सो अदालतें यहाँ पे कितना इंटरफेयर कर सकती हैं, इस पे सवाल जनरेट करेंगे। प्लस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस वक्त जो मुल्क को दरपेश मसाइल हैं, दहशत गर्दी, अमन व अमान की सूरत हाल, मईशत की सूरत हाल, नेशनल सिक्योरिटी का चैलेंज, लेकिन वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस सानहा पेशावर को 8 दिन गुजर गए हैं, अभी तक नहीं हो सकी। अब कल वज़ीर आज़म तुर्किया जा रहे हैं और उसकी वजह से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस एक बार फिर डिले का शिकार कर दी गई है। तुर्किया में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम भी इस वक्त जिस मुश्किल सूरत हाल का शिकार है, सानहा पेशावर में जितना कीमती जानों का नुकसान हुआ, क्या ये मुनासिब ना होता कि पहले आप अपने मुल्क को, अपने मुल्क के अवाम को, अपने हालात की बेहतरी की तरफ तवज्जो दें, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करवाएं, उसके बाद आपने जहाँ पर भी जाना है, जहाँ पर भी दौरा करना है, जहाँ पर भी यकजहती का, दोस्ती का इजहार करना है, जो भी इमदाद देनी है वो आप दें। तो ये चंद एक मौज़ूआत हैं जिन पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास आज बहुत सीनियर शख्सियात, बहुत ज़बरदस्त शख्सियात, बड़ी काबिल एहतराम सियासी शख्सियात मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, सेनेटर हैं मौला बख्शानी साहब, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, सेनेटर हैं डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून से थोड़ी ही देर में पार्टी के मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वो भी ज्वाइन कर लेंगे मुझे। इमरान खान ने कहा है, डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, उनकी तरफ से, सोर्सेज की तरफ से ये दावा सामने आया। वो कहते हैं कि मेरे पास कत्ल की मनसूबाबंदी के तमाम सबूत मौजूद हैं। तो फिर अदालत में देंगे वो ये सबूत? क्योंकि इससे पहले जरदारी साहब पे वो इल्ज़ाम लगा चुके हैं, कानूनी नोटिस वो भुगत चुके हैं, भुगत रहे हैं। ये बहुत बड़ा क्लेम है खान साहब का। सबूत
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर खान साहब ने कहा है उनके पास सबूत है, वो सबूत किस, मतलब लेट्स सपोज मैं समझता हूँ या मुझे एक इंफॉर्मेशन आके मिलती है कि मेरे खिलाफ मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई या मिस्टर जी जो है ना, उसने एक प्लानिंग की है अलॉन्ग विद सर्टन पीपल। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं उनकी आपके पास, उन्होंने किसी न किसी तरीके से इन सारी चीज़ों को किया होता है और ये आगे जाके बताते हैं कि इस किस्म का है। बिकॉज आई एम नॉट अवेयर ऑफ द टोटल डिटेल्स ऑफ इट, मैं उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकूंगा ऑफ द डिटेल्स, लेकिन अगर उन्होंने कहा है उनके पास सबूत हैं तो उनके पास होंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली दीज आर इंटेल्स, दीज आर इन टर्म्स ऑफ some kind of conversation, some kind of कोई चीज होगी, कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा जो होगा। वो इंटेल रिपोर्ट्स इमरान खान साहब के पास कैसे आई, एक तो ये सवाल, दूसरा अगर ये वाकई इंटेल रिपोर्ट मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम, अगर वो वाकई इंटेल रिपोर्ट मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि देखिए, लेकिन हुकूमत इमरान खान के इस बयान को संजीदा नहीं ले रही है। हुकूमत किस चीज को संजीदा, वो तो मुल्क को संजीदा नहीं ले रही, वो किस चीज को संजीदा ले रही है? उनका संजीदा लेने के सिर्फ एक तरीका है, पैसा किधर है, उस चीज को संजीदा लेती है और किसी चीज को संजीदा नहीं लेती। अगर ये संजीदा होती, ये हुकूमत जो पीडीएम की हुकूमत है, इसमें ये लोग ये नहीं कह सकते कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नूग अपना है और पीपल्स पार्टी अपना है और मौलाना फजल अपना है, दे आर वन एंड द सेम थिंग, ये एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। इन लोगों ने एक साथ मिल के डिसीजन लिया हुआ है। इन लोगों ने आने से पहले, आप जनवरी फरवरी की आप कर लें, चाहे वो मिफ्ता इस्माइल हो, चाहे वो खाकान अब्बासी हो, चाहे वो कोई भी इनका फाइनेंशियल वो हो, सब कहते थे कि हमारे पास बेहतरीन टीम है, हमारे पास ये, हमारे पास वो है। आपने 12 रुपए इतने ज्यादा पैसे कर लिए, बिलावल भुट्टो वहां से चल पड़ा, महंगाई मार्च, आज उससे मार्च भूली हुई है, क्विक मार्च, स्लो मार्च सब भूला हुआ है, डबल भी नहीं कर सकता। देखिए बात ये हो जाती है, दे आर नॉन सीरियस पीपल, दे ओनली नो वन थिंग, हाउ टू ट्राई टू रूल ऑन दिस कंट्री, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। ये बड़े जबरदस्त आपके पॉइंट्स हैं, और जहां तक मईशत की कारकर्दगी की आप बात कर रहे हैं, उस पर नून लीग पीपल्स पार्टी के पास जवाब तो कोई नहीं है, लेकिन जो कत्ल की मनसूबाबंदी का खान साहब का इल्जाम है, जाहिर वो डायरेक्टली पीपल्स पार्टी पे जरदारी साहब पे था, तो सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, खान साहब अब कह रहे हैं कि जी मेरे पास सबूत मौजूद हैं, अदालत में दे देंगे वो सबूत खान साहब। खान साहब का बातों का, सियासत का, काम का कोई हकीकत पसंद से कोई ताल्लुक नहीं। आए तो उन्होंने ख्वाबों की बातें बताई, गवर्नर हाउस की दीवारें गिराऊंगा, पीएम हाउस में स्कूल खोलूंगा, भैंसे बेच के मैशत बुलंद करूंगा, ये सारी ख्वाबी बातें थी, पूरी कुछ नहीं। लंगर खाने चला के भूख खत्म करूंगा, क्या क्या खत्म हुआ वो आपको पता है। प्रोटोकॉल खत्म करूंगा, छोटे छोटे मुतालबे थे, एक भी पूरा नहीं किया। अभी आप बहुत लंबी चौड़ी बातें हो जाएंगी। पहले तो मैं डॉक्टर साहब को कहता हूँ कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब ऐसे बातचीत में बैठे हैं तो अल्फाज के चुनाव करने में अगर ऐसा आपको लगे कि सामने वाला रिलैक्स होकर आपसे बात करे, मेरा ख्याल है आपको उसमें गुजारिश करता हूँ, अब चट्ठा पट्ठा हामिद चट्ठा जो भी आप बोलते हो ज़रा धीमे से बोलो, और मेरे लीडर के मुतालिक मैं आपके लीडर के लिए कोई भी ऐसा अल्फाज बोलूँ आप मुझे टोक देना। आप भी बिलावल साहब के लिए अगर लहजा अच्छा रखोगे तो हमारी ये जो प्रोग्राम होंगे अच्छे होंगे। अब दूसरी बात, इन्होंने पहले कहा ओए जरदारी मेरे निशाने पर है, एक महीने के बाद जान निकल रही है, मुझे जरदारी मरवा रहा है, मुझे जरदारी साहब क्या जरूरत है आपको मरवाने की और करने की, पर डरते हो तो ऐसी बातें करते क्यों हो, हर बात से मुकर जाते हो। लेकिन सर उन्होंने जो वजीराबाद हमले के हवाले से एक जलसे में कहा था, एग्जैक्टली वही हुआ, वजीराबाद में कातलाना हमला हुआ उनके ऊपर। अभी देखिए बीबी, मैं वो सियासतदान है, एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर है, मैं उनकी मजाक नहीं उड़ाऊंगा कि वो क्या जख्म था जिसके 2000 साल पट्टी बंधी हुई है, वो उसको मैं मजाक नहीं बनाता, लेकिन कहने की कोई बात नहीं है, खुद ही रास्ता ये अख्तियार किया है, ये लबो लहजा जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, और हर आदमी को गुस्सा दिलाएगा। वो क्या बड़ा अच्छा शहर में भूल जा रहा हूँ, लगी जो तजुब क्या लगी जो आग सीमाब सीने में, हजारों दिल में अंगारे थे कहीं से लग गई होगी, सारे जहान को गालियां देते फिरते हो तो कहीं से तो आपको लग जाएगी। लेकिन जहां तक ताल्लुक है मेरे लीडर आसिफ अली जरदारी का, उनका ऐसा शौक ही नहीं हो सकता, इल्जामात लाख लगाते रहे ठीक, लेकिन ऐसा अमलन सबूत आप नहीं दे सकते। हमेशा वो इल्जाम दुरुस्त है जिसको आप अदालत में ले आए। दुरुस्त। अगर आसिफ साहब ने आपको कत्ल करने का मंसूबा बनाया है
تو لے آئے عدالت میں. ٹھیک. اگر وزیرستان میں کوئی بنا جہاں آپ کی بادشاہی ہے, اس وزیرستان میں آپ جلوس لے کر گئے, پورے پاکستان کی ایجنسیوں نے منع کیا, 2 پارٹیاں منع ہو گئی, ان کو اجازت تھی کہ آپ جا سکتے ہو اور کوئی نہیں گیا. اب وہاں کیا قیامت آ گئی کہ آپ کے لیے وہاں کچھ کریں گے. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں انسان ہے, اللہ ان کو زندگی دے, ان کو تندرستی دے, وہ پاکستان میں سیاست کریں. ٹھیک. زرداری صاحب کا ایسا کوئی پروگرام کبھی نہ تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. ہم سیاست میں یقین, ٹھیک. ہمارے لیڈروں کو تو بی قتل کیا گیا, ہم نے دھمکی کا بیان بھی نہیں دیا. خان صاحب نے دیا کہ اگر مجھے یوں کر دے تو آپ یوں کر دینا. بھٹو صاحب نے یہ نہیں کہا, بی بی نے یہ نہیں کہا, ہم بھی یہ نہیں کہتے. بھائی ہم سیاست میں ہیں, اس ملک کی سیاست مشکل ہے, صحافیوں کی زندگی تنگ ہے, سیاستدان تو بہت بڑی ہے, اور وہ بھی جو پالیٹکس کرتے ہیں پاور والی. لیکن ہمارے یہاں نہیں ہے, ہم مذمت کرتے ہیں. ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو زندگی دے, اللہ ان کی حفاظت کرے. ہم ان کی زندگی کے خاتمے کی کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. خان صاحب نے پیپلز پارٹی پہ زرداری صاحب پہ الزام لگایا, آپ لوگوں نے لیگل نوٹس دے دیا, لیکن مسلم لیگ نون, ڈاکٹر عارف چودھری صاحب, مسلم لیگ نون بالکل سنجیدہ نہیں لے رہی عمران خان صاحب کے ان بیانات کو, باوجود اس کے وزیر آباد پہ ان پہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے. ایک دفعہ ہم یہ ایپیسوڈ دیکھ چکے ہیں, خدا نہ کرے کہ یہ ریپیٹ ہو. آج خان صاحب کہہ رہے ہیں, سورسز کے ذریعے خبر آئی ہے کہ ان کے پاس ثبوت موجود ہیں, وزیرستان میں پیسے دے دیے گئے ہیں, وہاں سے لوگ ہائر کر لیے گئے ہیں. باوجود اس کے کہ آپ لوگ اس سیریس ایک جو ان کا دعویٰ ہے اس پہ توجہ دیں, آپ اس وقت ملک کی معیشت پہ توجہ دیں, امن و امان کو بہتر کرنے پہ توجہ دیں. آپ لوگ روزانہ بیٹھ کے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کو گرفتار ہونا چاہیے. آج بھی آپ لوگوں کے لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ خان صاحب کو گرفتار کیا جائے. یہ پرائیورٹیز ہیں حکومت کی. ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, حکومت چلانا جو ہے وہ ظاہر ہے بالکل ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے, اور اس کے اوپر ہم جو کام کر رہے ہیں, ہماری ٹیمز ہیں کام کر رہی ہیں, کیبنٹ ہے کام کر رہی ہے, پرائم منسٹر ہے کام کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کے خلاف ایک جھوٹا اور منفی پروپیگنڈا جو بے بنیاد بھی ہو, اگر وہ چلایا جائے گا تو ظاہر ہے اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا جی کہ یہ ٹیم جو ہے یہ معاملات کو بھی سنجیدہ نہیں لے رہی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا پاکستان تحریک انصاف نے 4 سال میں ملک کو سنجیدہ لیا ہے, ہم اس سے یقیناً زیادہ سنجیدہ لے رہے ہیں. اور بات کر رہے ہیں کہ جی انہیں کھیلنا نہیں آتا. آپ نے نہ اپنے 4 سال اقتدار میں نہ آپ نے کوئی وکٹیں چھوڑی, نہ آپ نے کوئی گیند چھوڑی, نہ آپ نے کوئی بلہ چھوڑا کھیلنے کے لیے. ہر چیز کی تو آپ نے پچ بھی اڑا دی, تہس نہس کر دی. آنے کے بعد کھیلنے کے لیے آپ کو یہ تمام چیزیں جو ہے نا درست کرنا ضروری ہے. جو 4 سال میں تباہی پھیلائی گئی, ظاہر ہے وہ 4 دنوں میں ٹھیک نہیں ہونی. ہیونگ سیڈ دیٹ, بہت ساری خواہشات صاحب نے کی. کہا عدم اعتماد سے 2 دن پہلے تک آپ لوگ کہتے رہتے تھے کہ جب ہم آئیں گے سب کچھ ٹھیک کر دیں گے, تو کہاں ہے وہ پھر تجربہ کاری آپ لوگوں کی؟ جی بالکل, ہم نے کہا تھا, ہم آج بھی اس پہ قائم ہیں. لیکن 2 دن کا کسی نے نہیں کہا تھا کہ ہم 2 دن میں ٹھیک کر دیں گے. حالات جا رہے ہیں ملک کے, جو پیچھے تجربات کیے گئے, جو معاہدات کیے گئے IMF کے سارے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد حالات کو بہتر کریں. بہرحال ابھی ٹائم ہے, دیکھ لیں جب اگلے الیکشن آتے ہیں اس سے پہلے لوگ ہماری کارکردگی بھی دیکھیں گے. نہیں, میں اس کو ختم کر رہا ہوں, میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگلے جب جنرل الیکشن آتے ہیں اس میں عوام دیکھ لیں گے کہ کیا 2013 اور 18 کے دور میں جو ہم نے ملک کے لیے کیا وہ بہتر تھا, عمران خان صاحب نے جو 2018 سے لے کے 22 تک کیا وہ بہتر ہے, یا 22 سے لے کے اپریل اینڈ الیکشن تک جو ہم کر رہے ہیں وہ بہتر ہے. اس کا فیصلہ پاکستان کے عوام کریں گے. تو کرنے دینا فیصلہ پاکستان کے عوام کو. آپ لوگ الیکشن کیوں نہیں کروا رہے, پروونشل کے الیکشن؟ ٹاپک چینج نہ کریں نا, آپ کے پہلے سوال کو میں جواب دے دوں. چل جواب دیجیے. سائن نے بڑی زبردست باتیں کی, ایک بات انہوں نے پوری نہیں کی, وہ میں مکمل کر دوں. جو آپ زرداری صاحب پہ الزام لگا رہے ہیں, میں انہیں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں, اور میں ان کے بہت سارے آپ یہ کہیں کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز, ان کی مینجمنٹ کا بڑا قائل ہوں. زرداری صاحب نے زندگی میں کبھی کچے کام نہیں کیے, یہ بات میں آپ کو بتا دوں. جو کام زرداری صاحب کرتے ہیں نا وہ مکمل تیاری سے اور پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں, اور ان کا کوئی بھی منصوبہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. یہ عمران خان صاحب جو الزام لگا رہے ہیں نا, یہ کوئی اگر کسی نے کیا ہے تو کسی اناڑی بندے نے کیا ہوگا, جو زرداری صاحب نہیں ہو سکتے. صحیح, یہ میں مانتا ہوں اس بات کو. دوسری بات یہ ہے, صاحب آپ اس پہ ہنس رہے ہیں, بات کتنی خطرناک کر رہے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر ہو جائے, میں کہہ رہا ہوں مکمل تو کرنے دینا. نہیں, میں خطرناک بات نہیں کہہ رہا, میں نیکی سے کہہ رہا ہوں. وہ یہ خطرناک بہت خطرناک بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کچا کام نہیں کرتے, پکا کام کرتے ہیں, کہ آپ کہہ رہے ہیں
वजीराबाद में अच्छा काम हुआ है। इन्होंने कह रहे जो पहले काम जो हुआ है ना वो वजीराबाद में वजीराबाद का वो किसी अनाड़ी ने किया है, इन लोगों ने किया है। और दूसरे जो वो अगर खुदा न खास्ता अल्लाह न करे, मैंने ठीक कहा है, ऐसी बात सोच ही नहीं सकते हम ऐसी बात की मजम्मत करेंगे, हम कभी किसी सियासतदान के कत्ल के कायल नहीं, लेकिन तारिक साहब ने ऑलमोस्ट धमकी दे दी है। सर तारिक साहब ने आपके कंधे पे बंदूक रख के एक तरह से धमकी दे दी है। नहीं कर रहे हैं, ऐसे न करें आप लड़ाई वाली इधर नहीं बात करें, सेनेट में नहीं बैठे। जिन्होंने जब मुल्क में आग लगी थी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की शहादत हुई थी, तो उन्होंने कहा था पाकिस्तान खपे। वो बर्दाश्त वाले बंदे हैं, वो इस तरह के इंतकामी कार्रवाइयों वाले बंदे नहीं आपने इससे पहले बात अगली बात सुन लें, आपने कंधे पे रख के बंदूक चलाई, आपने उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दी है। मैं उनकी तारीफ कर रहा था, आपने उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दी है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जो है, कोई कत्ल का मंसूबा नहीं था, हो नहीं सकता। मैं इमरान खान साहब पे जो कातलाना हमला हुआ है, वो आपने कहा कि मैं उस पर डिटेल में बात नहीं करता, मैं करता हूँ। जो GIT की रिपोर्ट्स आई हैं वो आपके सामने है, सिक्योरिटी सारी आपकी लगी हुई है, चंद कोई स्प्लिंटर आपको दाएं बाएं कहीं से लगे हैं। और दुनिया, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, डॉक्टर साहब मेडिकल डॉक्टर हैं, मुझे बताएं हड्डी अगर टूट जाए ना, उसके लिए 6 हफ्ते का प्लास्टर होता है। बोन क्रैक हो जाए, कहते हैं 2 टुकड़े हो जाएं, 6 हफ्ते में हड्डी जुड़ जाती है। कौन से ऐसे जनाब स्प्लिंटर लग गए हैं कि आज 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं, प्लास्टर नहीं उतर रहा। ये बातें आप सब जान गए हैं। GIT तो आपकी अपनी गवर्नमेंट जब थी पंजाब में, तो उस वक्त रिपोर्ट आई थी, क्या उसने कहा है? गोली शोली का कोई सीन नहीं है। अब इमरान खान साहब जाहिर है उन्हें एक चीज मिल गई है, सियासी अपने मुखालफिन को ब्लैकमेल करने के लिए, उन पर इल्जाम लगाने के लिए। बाकी पाकिस्तान की सियासत में इस तरह की ना गुंजाइश है कि आप किसी के खिलाफ इस तरह की कोई मनफी सियासत करें, किसी की जान लेने की बात करें, ना इसकी कोई सपोर्ट करता है, और ना इस तरह की बात इमरान खान साहब के खिलाफ हो रही है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर हुमायूं साहब, क्विकली इसका जवाब दे दीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं इलेक्शंस के हवाले से। वो बिल्कुल सही कहते हैं, मैं इन दोनों से एग्री करता हूँ। जरदारी साहब बिल्कुल गुस्से में नहीं आते, और आपके प्रोमो के शुरू में जो उन्होंने लिखा हुआ, जो आपके प्रोमो होता है ना, उसमें कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, टाइटल का उससे पहले मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, उनको गुस्सा नहीं आता, ठीक है, लेकिन वो ईंट से ईंट बजा देंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने जहां जहां इन्वेस्टिगेशन किए, समहाउ दे पीपल डाइड, ठीक है, हम नहीं पता, बड़े इत्तेफाक की बात है, सारे लोग मर जाते हैं। रही बात ये, चांडियो साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब ख्वाब देखते हैं। मैंने कब कहा ख्वाब देखते हैं? नहीं, ख्वाब का आपने जिक्र किया शुरू में, आप देख लेना ना, आपने कुछ ऐसी बात की थी कि वो कोई हकीकत पर मबनी बात नहीं क्या वो ख्वाब ना, ठीक है, मैं आपको दूसरा लफ्ज भी गलत बयान करते हैं, लेकिन मैंने वो इस्तेमाल नहीं किया। सर जी, मैं आपको चांदियो साहब, आप मुझे थोड़ा सा इजाजत मुझे दे देना, थोड़ी सी इजाजत देते। मैं आपको बताता हूँ, देखिए, ख्वाब वो होता है जो आपको सोने ना दे, बेशक, ठीक है, और वो इंसान जो ख्वाब नहीं देखता ना, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो आपको वो ख्वाब देखने चाहिए, और आपको उस ख्वाब के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। ये एक लीडर की निशानी होती है, ये एक पॉलिटिशियन की नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। अब आ जाती है बात, यहाँ पे जब हम बात आ जाते हैं उसमें, इट वॉज अ वेरी सीरियस एलिगेशन कि वो कच्चा काम नहीं करते, पक्का काम करते। खुदा न खास्ता किसी वजह से, किसी और वजह से अगर कुछ हो जाता है, इस बात को इंसान बड़ा सीरियसली ले सकता है। रही बात GIT, सर जी हमारे, सर मेरी बात सुने ना, मजाक मैं बताता हूँ, मैं मजाक बताता हूँ सर, एक अलाउ मी ना सर, देखिए मैं खामोशी से सुनता हूँ ना, अब अलाउ मी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे PDM के 2 बंदे बैठे और ऑपोजिशन का एक बैठा जाए। आपकी मर्जी सर, आपकी मर्जी, आप आपकी मर्जी, ऐसा कोई सर, मैं अकेला काफी हूँ, हम अकेले काफी हैं, हम अकेले वाले सब यही मामला, हम अकेले काफी हैं, कभी एतराज किया, हम अकेले काफी हैं। किस पार्टी के 2 बैठे? नहीं सर, देखिए सर, देखिए गवर्नमेंट के 2 बंदे बैठे हैं, वही तरीका है। आप मुझे बोलने तो देना सर, क्या मजाक में बताता हूँ, मजाक में ये बताता हूँ कि जब जिस वक्त आपको 12 रुपए के पेट्रोल की महंगाई आपको बुरी लग रही थी, आज 35 रुपए की आपको बुरी नहीं लग रही। जिस वक्त 13% की इन्फ्लेशन थी, उस वक्त आपको बुरी लग रही थी, आज 45-40% की इन्फ्लेशन है, आपको बुरी नहीं लग रही। जिस वक्त पेट्रोल जब मार्केट में $120 का था और 150 का बिकता था, आपको बहुत बुरा लगता था, आप सारे मिल के आ जाते थे, और बहुत दफा आए हैं और किसी को कभी कुछ नहीं किया। 25 नहीं वाला कोई वाकया हम लोगों ने नहीं कहा, लेकिन आज जब 255 का है, आप सबको बुरा लगता है। बड़ी अजीब बात है, मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग फिर हमें कहते हैं कि यार इनको कुछ नहीं होता है। रही बात यह कि PTI के वो कहते हैं इन्होंने कोई काम नहीं किया, ये आप लोगों की हुकूमत ने, PDM ने
ये जो इकोनॉमिक सर्वे उसमें क्या है कि 6% ग्रोथ है। अब मैं आपको बात बताता हूं डार साहब ने क्या किया है, और डार साहब इसके स्पेशलिस्ट है, आज से नहीं 2008 से स्पेशलिस्ट है। वो क्या करते हैं, फज करते हैं, वो जो डॉलर का एक्चुअल रेट है उसको फज करके नीचे करते होते हैं, ठीक है। 100 रुपए का उन्होंने डॉलर रखा था, आप सबको पता है, 3-4 साल 5 साल रखा था। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जो आपका जीडीपी होता है इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द डॉलर बिकॉज दैट्स द बाइंग पावर। एक्चुअल डॉलर की कीमत 135-140 रुपए थी 2018 में। दैट इज वाई जो ही वो दरमियान में गवर्नमेंट आई, केयर टेकर गवर्नमेंट आई, उन्होंने 135 पे लेकर चले गए। वो उसकी एक किस्म की अभी भी पूरी नहीं हुई थी, बाकी हम लोगों ने जो ही फ्री फ्लोट किया था 155 पे चले गए। आप 135 से 140 पे कर ले, दैट मीन्स अबाउट 35%। आप 6.1 जीडीपी को -35% कर ले, 3.9% भी नहीं रहता जीडीपी। बात क्या करते हैं आप लोग? आप लोगों ने नहीं, ये मैं फिलहाल डार साहब की वो बात कर रहा हूं जो इस वक्त आपके भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और वो इस वक्त फिर वही काम कर रहे हैं। क्यों? मार्केट में 280 का भी डॉलर बिक रहा है, 290 का भी बिक रहा है, और 275 का तो इस वक्त ऑफिशियल रेट हो गया है। आप लोगों ने सत्यानाश किया हुआ है, किसी की एलसी नहीं खुल रही। अच्छा, अब अभी तो आप उसमें आएंगे ना इलेक्शंस में, उसमें मैं बात करूंगा। एलसीज नहीं खुल रही, लोगों के पैसे नहीं हो रहे, आईटा वालों ने आपके जहाजों के ऊपर वो सारा किया हुआ है। आप लोग किस बात की बात कर रहे हैं? लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। पायलटों को जाली सनद करार देके आपके वजीर आवाबाजी ने बेड़ा घर कर दिया। पीएए का सारे पायलट पूरी दुनिया से भाईजान निकाल दिए। भी तो सुने आप, उन्होंने तो सवाल किया ना, अभी तो मेरी बारी जा रही है, मेरी तो बारी जा रही है, देखिए ना मेरी बारी जा रही है ना, मेरी बारी जा रही है। आपकी बारी में ब्रेक का आपकी वक्त बारी हो गया है। चली गई, अभी आप वो उनकी बात तो सुने, आपकी बारी गई, बात सुने ना। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं, बारी आपकी खत्म हो गई। लेकिन सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स कोट करके बड़ी जबरदस्त, उन्होंने एक सेनेटर साहब बड़ा जबरदस्त उन्होंने मुकदमा बिल्ड किया। आपसे जवाब हिमायत कर रहा हूँ, वो अच्छा बोल गए हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स के अच्छा, साथ वो मैं इतना नहीं जानता हूँ, पर अच्छा बोल गए हैं। अच्छा बोल गया, ठीक है। तो अभी इसका जवाब लेते हैं सेनेटर मौला बख्श साहब से एंड डॉक्टर तारिक चौधरी साहब से। एक छोटी सी ब्रेक के बाद स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज मौजूद हैं सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब एंड डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब बड़ी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बड़ी जबरदस्त मुदल्लिल गुफ्तगू की है डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब ने। एक तो उसको काउंटर कर दीजिएगा आपकी गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस के ऊपर। दूसरा, इलेक्शंस इस वक्त हुकूमत की, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की जो सोच नजर आ रही है वो ये है कि जी प्रोविंशियल के इलेक्शन एक ही दफा आम इंतखाबात के साथ करवाए जाए। देखिए बीबी, आपने 2 बातें 3 कर ली हैं कि हमारी बातें, हमारे प्रोग्राम। मैं खान साहब की पहली बातें सुनता था, मैं टीवी पे तब बोल रहा था कि बात आरो भलो काम रो खोटो, किया कुछ नहीं। मतलब हुआ? ये बातों का भले है, काम के कुछ नहीं। अभी ऐसे फिगर्स, ऐसी बातें ऐसी बताएंगे, उल्लू बना देंगे लोगों को, लेकिन आपने किया क्या? आपने एक सवाल आपसे, सर आज तो हुकूमत आपकी है ना, आज उनसे नहीं, सवाल कर रहे हैं। पहले जो इन्होंने फाड़े मारे हैं पहले वो सुन ले। एक बता दें, किस गवर्नर हाउस की दीवार आपने गिराई? पहले खिताब में कहा गवर्नर हाउस की दीवारें गिराऊंगा। आपने एक दिन प्राइम मिनिस्टर हाउस में, गवर्नर हाउस में टिकट लगा के लोगों को भेजा, फिर क्या हुआ? आप एक तो, और दूसरी बात, कोई एक बड़ा मंसूबा तो बताएं, कोई शाहराह बताएं, कोई प्रोजेक्ट बताएं जो पाकिस्तान की मैशत के लिए अजीम बन गया हो। सर सेहत कार्ड का स्टार्ट किया था ना जो पंजाब पहले में, ही बना हुआ। जो पंजाब में आज खत्म कर रहे हैं। बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम, ये सारे मंसूबे थे और चले हुए थे, कोई नया नहीं बनाया इन्होंने। ये सेहत कार्ड, ये सब पहले ही थे, मंसूबे थे, चल भी रहे थे। इन्होंने तो शाहराहों पे भी पराइयों पे नाम अपने लिखवाए हैं। लेकिन डॉलर किस रेट पे था सर जब ये छोड़ के गए? एक बात छोड़कर खरीदा बीबी, अभी दूसरी बात। सर वही फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए मैं हैं इतना डॉक्टर माहिर साहब नहीं ने। हूं, मैं सियासी बातें करता हूं, मैं उस पर जानता हूं। आप सिर्फ बातें करते हो, किया कुछ भी नहीं है। फिगर्स फैक्ट्स में उलझा के रोको को रख दिया है। क्या ये आए, इन्होंने कहा, अगर आप भूल गई हैं खान साहब की तक्की, तो कहा हमारे पास ऐसी टीम है, ओह असद उमर साहब, मैं ला रहा हूं चैंपियन इस मुल्क में। फिर आते ही पहला जिस आदमी को उतारा वो असद उमर साहब थे। तो इनकी तो पूरी हो गई थी बातें। लेकिन मैं कहता हूं, आप कर क्या गए हैं? जिस वक्त भी पूछते किया क्या, गालियां देना शुरू कर देते हैं, वो चोर है, वो चोर है, वो चोर है। अब सियासत सर आज सवाल नून लीग पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस का हो रहा है, गवर्नेंस का हो रहा है। इमरान खान के 3.5 पौने 4 साल का नहीं हो रहा, वो भुगत लिया उन्होंने। अदम एतमाद से वोट आउट कर दिया आप लोगों ने। अगर आप महदूद करेंगी,
हमारी गुफ्तगू को जी। कि इस हुकूमत की कारकर्दगी पर है, तो मुझे इतना इल्म नहीं है, बताएंगे वो उनके तारिक साथ साहब। चलते हैं, बता देंगे। मेरा तो ईमान है, सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम होगा। और सियासी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि आप इलेक्शंस करवाएं। इलेक्शंस आप लोग होने नहीं दे रहे अपेरेंटली। सियासी इस्तेहकाम का बेड़ा गर्क कर चुके खान साहब। अब ये सियासत है जो रास्तों पे करते हैं, वो जनरल तुम्हारे इधर, वो तुम्हारे बाप के, तुम्हारी माँ के, ये सियासत छोड़ दी इन्होंने। आप क्या कहते हैं इस मुल्क की सियासत को? कभी ऐसी नंगी गुफ्तगू हुई है पाकिस्तान की सियासत में? कभी बहू बेटियों की भी बात हुई है? आपने आसिफ ज़रदारी की बहन को रात को वहां से उठाया कि इंतकाम नहीं है, ये नहीं है तो ये क्या है? रात को कराची से उठाकर अडयाला जेल लाए हो कि हम भागे जा रहे थे। आप मियां साहब की बेटी के लिए आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ हो रहा है, क्या हो रहा है? खवातीन क्या के हुआ है? मुकदमात बन क्या रहे हैं, हुआ है? बगावत के मुकदमात बन रहे हैं। अगर अच्छी है, मैं हामी नहीं हूँ, मैं हामी नहीं हूँ, बहुत अच्छी बात मैं हामी है, नहीं हूँ, बहुत अच्छी बात। लेकिन कुछ इंसाफ भी करेंगे ना। ये जो लहजा आप बोल रहे हो, पीटीआई वाले जो लहजा बोल रहे हैं, जो गालियां दे रहे हैं, जिस अंदाज से बातें कर रहे हैं, वो केस बनने की बात क्या है? शेख रशीद किस लहजे में बात कर रहे हैं? वो मजलूम इंसान अगर सियासी तौर पे नाकाम हो गए हो, आप बिलावल साहब को किस सर लहजे में लहजा अगर गलत भी है, उस लहजे को कोई डिफेंड नहीं कर ऐसा रहा, नहीं, लेकिन क्या बगावत का मुकदमा बन रहा है लहजे पे? ऐसा नहीं, मैं हामी नहीं हूं, मैंने बात नहीं की। तो आपने सनाउल्लाह पे क्या किया था? हेरोइन का जो गलत था, हमने तब भी उसको गलत कहा। किसने कहा? आप लोगों ने भी फेस, बगावत के मुकदमा पीपल्स पार्टी ने भी फेस किए। मैं कहता हूं ऐसा सियासत हमारे मुल्क की बदनसीब सियासत में ठीक। ऐसा होता है, लेकिन हम उसके हामी नहीं है। ठीक। लेकिन सर हामी नहीं है, लेकिन आपकी हुकूमत में हो रहा है ना। शेख रशीद साहब किसकी आवाज है? शेख रशीद साहब की जबान पीटीआई की जबान है। शेख रशीद साहब नुमाइंदे खान साहब के, उनकी लबो लहजा सुनो। सर लबो लहजा मुख्तलिफ है, लेकिन अल्फाज गालियां हैं बीबी, क्या सर आप बात दुरुस्त कर रहे हैं। कहती सर हैं? गालियों पर बगावत के मुकदमा तो नहीं बनने चाहिए ना सियासत पर बगावत का माहौल तो बन जाएगा। आप क्या कहती हैं? गालियां देगी माए बहनों को। आप खड़े होकर नवाज शरीफ की बेटी से पूछोगे कि भाई मेरा नाम नहीं लो, शोहर नाराज होगा, तो वो क्या करेगा? वो तो ये रियासत से बगावत हो जाएगी, मतलब ये बहुत गलत होगा। मामला रियासत की बगावत का मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जो रुझान इन्होंने दाखिल किए हैं पाकिस्तान की सियासत में, वो पाकिस्तान के लिए तबाह, वो कंडेमेबल है, वो काबिल मजम्मत है। लेकिन हम बहस कोई और कुछ और कर रहे थे ना साथ में। आप यही बात कर रहे हैं। उसी के पास मुझसे पूछा, मैंने कहा मैं इस बात को इतना नहीं जानता, लेकिन जो इन्होंने किया है बेड़ा गर्क, तो ये करके चले गए, ये तबाही सारी माशी सियासी। फिर मैंने कहा आपको, क्योंकि आपने सवाल है, मैंने कहा सियासी इस्तेकाम होगा तो मुआशी इस्तेकाम होगा। सियासी इस्तेकाम का तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, अभी मुआशी क्या होगा? और सियासी इस्तेकाम के लिए बार बार इमरान खान कह रहे हैं, तारिक फैसल साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, इमरान खान कह रहे हैं कि इलेक्शन करवा दें, 90 डेज में आपने इलेक्शन ना करवाए तो वो अदालत जाए। इलेक्शन नहीं हो सकते 90 डेज में? नहीं होगा। क्यों? हमारे यहाँ तो सिंध में तो नहीं होगा। सैलाब की सूरत हाल देखे, गांव के गांव डूबे हुए हैं। पंजाब के पी असेंबली रिजॉल्व हो जहां हो सकते कर दें, भले मुझे तो एतराज नहीं है, लेकिन सिंध में तो हालात अच्छे नहीं है। तारिक फैसल चौधरी साहब, प्रोविंशियल इलेक्शन नून लीग की सोच ये लग रही है कि एक ही दफा करवाएंगे, डिले करवाएंगे, और अगर डिले करवाएंगे प्रोविंशियल इलेक्शन तो इमरान खान कहते हैं आर्टिकल 6 लगेगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन जो कराना है उसके लिए आइन में प्रोविजन मौजूद है, और हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि आइन में मौजूद जो प्रोविजन है उसे वायलेट किया जाए, लेकिन इलेक्शन कराने के लिए कुछ आपके पास जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं ज़ाहिर है वो भी फेवरेबल होनी चाहिए। जैसे कि सिंध की अभी साई ने बात की कि सिंध में अगर सूरत हाल ऐसी है और वहाँ पे अभी तक पानी खड़ा है और अभी तक वो एरिया क्लियर नहीं हो सके, तो मुझे पता है वहाँ पे इलेक्शन कैसे होंगे। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, असेंबली जब मुद्दत पूरी करेगी फिर तो होंगे ना अगर इलेक्शन। केपीके में क्यों नहीं होंगे? उसके बाद तो डिले नहीं करेंगे मजीद। क्यों करेंगे? हम डिले वाले नहीं हैं, हम तो वक्त पे इंतखाबात चाहते हैं, हम तो, हमारी तो जान है जमहूरियत में। तारिक साहब, अब ये जितने इदारे आप ये कहें कि इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, इलेक्शन कराना ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन का एक अकेला काम तो नहीं होता ना, उसको पूरी सपोर्ट चाहिए होती है, फाइनेंस से पैसा चाहिए, उसे आपकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से कभी फौज होती है या पैरामिलिट्री ट्रूप्स होते हैं वो चाहिए, पुलिस चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, तब इलेक्शन होते हैं ना। तो ये सारे इदारे जो कि जुड़े हुए हैं सिस्टम के साथ, वो बैठ के ये फैसला करेंगे कि क्या मुल्क में इस वक्त हालात ऐसे हैं फाइनेंस के, लॉ एंड ऑर्डर के, आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसका मौजूद है, मर्दमशुमारी आपने शुरू कर दी है, एक वक्त में 2 काम हो सकते हैं, तो उन सबको सामने रखते हुए जो है वो फैसला किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन जो है इंडिपेंडेंट इदारा, आईनी इदारा है। के बगैर सिंध के बदियाती इलेक्शंस हो गए हैं ना।
कितनी खप पड़ी है, पूछो मर्दमशुमारी सही के से। बगैर 2018 खप का कितनी इलेक्शन पड़ी भी हो है, गया था। मेन वहाँ पे पार्टी ने बाइकआउट किया 2018 हुआ का है, इलेक्शन भी मर्दमशुमारी अभी के तक बगैर उसने हो हिस्सा ही गया नहीं था, लिया, फाइनल रिजल्ट्स के बगैर हो गया और वो उन रिजल्ट्स को भी वही अदालत नहीं ने मान करवाए रहे। ना, तो हम तो नहीं करवाते, अब तो कहते तो ये बात है ना, कंसेंसस से होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे भी वो इलेक्शन कराए गए, लेकिन 3 पार्टियां जो हैं वो वहाँ पे बाइकआउट किए बैठी हैं आज भी। यानी कि नून लीग के पास उज़र तमाम मौजूद हैं। हमारे पास नहीं है। नून लीग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस, ये ध्यान में रखें। नून लीग नहीं, हाँ। ये जो मैंने आपको बताया है, मैं रिपीट नहीं करूंगा कि जो इदारे मुंसलिक हैं, जो जिम्मेदार हैं, ये तमाम सर्विसेज देने के, तमाम सपोर्ट देने की, तमाम बैकअप देने की इलेक्शन कमीशन को, वो सारे देंगे और इलेक्शन कमीशन उनको सामने रखते हुए अनाउंस करेगा। ठीक है, इसमें नून लीग का ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, डॉक्टर क्योंकि ये एक आईनी मामला है और इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। डॉक्टर मानी साहब क्यों इल्जाम लगाते हैं आप लोग? नून लीग ने इलेक्शन तो नहीं करवाने, पीपल्स पार्टी ने और एक छोटी सी बात, डॉक्टर साहब माजल से प्लीज, क्योंकि आप साइंस से तारिक आप साहब। बात बड़ी तफसील से पूछ रहे थे और मौजूदा जो इंतकामी कार्रवाइयों की बात हो रही थी, देखिए बात यह है कि मैं भी बिल्कुल इसके हक में नहीं हूं कि किसी के खिलाफ कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल कोई तरीका इख्तियार किया जाए, किसी को टॉर्चर किया जाए, किसी को धक्का दिया जाए, किसी के साथ बदसलूकी की जाए। बिल्कुल मैं ऐसे सपोर्ट करता हूं, अगर किसी ने किया है तो मैं उसकी मजम्मत करता हूं। लेकिन अगर एक फर्द वो ये कहे कि फौज में जूनियर लेवल के अफसरान, सीनियर लेवल के अफसरान के खिलाफ बगावत कर दें, उनकी बात ना सुने, ये जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं, उस पे मैं बहुत क्लियर हूं, वो बगावत का मुकदमा था, वो बिल्कुल दुरुस्त था। जी सुन ले। लेकिन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बात कर देना, एक जो करियाने की दुकान गलत होती है है, ना, लेकिन बगावत का उसमें अगर 3 लोग काम कर रहे हों और वो जो उनका बॉस है उसके हर हुक्म को जांचना शुरू कर दें कि मैं मानूं कि ना मानूं, वो करियाने की स्टोर नहीं चलता। तो इतना बड़ा इदारा कैसे चल सकता है? आपका वाहिद पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिसिप्लिन इदारा है, आपकी सरहदों का ज़ामिन है, आपकी सलामती का ज़ामिन है, उसमें आप अफसरों को अगर ये तरगीब दे रहे हैं कि आप जनाब बगावत करें, तो क्या क्या करेंगे? नहीं पकड़ेंगे। ठीक। अच्छा एक मिनट, हमारे सेनेटर निहाल हाशमी साईं के कुलीग रहे हैं, पूछें, उन्होंने एक बयान दिया जजेस के हवाले से, उनकी फैमिली के हवाले से, धमकी अमेज बयान था, सेनेटरशिप छोड़नी पड़ी, 6 महीने जेल में रहे। और फाद चौधरी साहब अगर ये कहें उनके साथ अगर कोई ज्यादती हुई है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, मेरे वो दोस्त हैं, मैं उसे कंडेम कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर एक आईनी इदारे के सरबराह और बोर्ड मेंबरान को ये कहेंगे तुम्हें और तुम लोगों के खानदान को हम नहीं छोड़ेंगे, तो ये बात काबिल दरगुजर है, इसको हम माफ कर देंगे। मुल्क में कुछ जंगल का कानून है कि जो जिसको दिल करेगा जनाब अपनी ताकत और अपनी रऊनत के बल बोते पे अगले को दबा के रखे, इसमें चल सकता है। ठीक है, एक ब्रेक लेने की इजाजत दीजिएगा मुझे। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक डॉक्टर मानी साहब, ताकि आपका जवाब इंटरप्ट ना हो। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, डॉक्टर मानी साहब से इसका जवाब लेते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेंटर माई मोहम्मद साहब, आपने 3 चीजों के ऊपर डिस्कशन की है और चांदियो साहब ने उससे पहले कुछ बातें बताई थी कि इन्होंने ये तबाह कर दिया, वो तबाह कर दिया। फॉर द रिकॉर्ड, ठीक है, हमारे 4 साल में एग्रीकल्चर ग्रोथ 4.4%, हम समझते थे कि 3.5% होगा। जीडीपी हमने टारगेट किया था 4.8%, इट वेंट टू 5.97%। एक्सपोर्ट्स 26 बिलियन से हम 28 बिलियन पे ले गए। इंडस्ट्रियल ग्रोथ 6.6 से 7.2% पे। आईटी एक्सपोर्ट 26.9% इंक्रीज हुआ। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 10.4% हुआ। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 8.4% हुआ, हर जगह पे हुआ। अब इसके ऊपर जब आप अपने टारगेट से ज्यादा अचीव कर रहे हैं, तो फरवरी में अगर मेरा दिल दुखता है अपने लोगों के लिए, तो मैं कहीं ना कहीं से उनको रिलीफ देने की कोशिश करूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट। नंबर 2, इन्होंने कहा कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने क्या किया, कोई प्रोजेक्ट नहीं किया। पीटीआई की गवर्नमेंट ने जिस बीआरटी को पेशावर में बनाया था, जिसके ऊपर सारे लोग कर रहे थे, उसको दुनिया के टॉप 5 फाइनलिस्ट में उनको शामिल किया गया है फॉर द अवार्ड, बिकॉज ऑफ द वे इट हैज बीन रनिंग एंड इट इज रनिंग, मतलब वो अपने आप को वो कर रही है, वो खसारे में नहीं जा रही है। अब बात आ जाती है, उन्होंने कहा कि जी बदतमीजी की बात करते हैं, हमारी वो अल्फाज जो है वो हैं, ठीक है। फिर उन्होंने शेख रशीद साहब की बात की कि बिलावल भुट्टो को, इन्होंने राना सनाउल्लाह की बात नहीं की कि उन्होंने बिलावल भुट्टो को क्या कहा था, वो इनसे भूला हुआ था शायद। याद है माजी अजाब है यार, बच्चों जैसी बातें देखिए ना, जो कुछ किया माफ किया, अलाउ मी सर, अलाउ मी, आपकी बड़ाई, लेकिन मुझे तो क्या तो लेने देना, दिल का गुबार तो निकाल लेने देना, क्योंकि निकाल लेने देना सर, ठीक है। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि जी जो जुबान वो है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, शीरीन मज़ारी को किसने कहा? ख्वाजा आसिफ ने उनका नाम रखा। मौलाना फजलुर रहमान
का नाम डीजल किसने लगा? ख्वाजा आसिफ ने रखा। अच्छा, रफीक तारड़ साहब को ब्रीफ केस मौलवी किसने कहा? जरदारी साहब ने कहा है। बेनजीर भुट्टो को और मोहतरमा उनकी वालदा का नाम जो रखे हमने नहीं रखे, वो मैं नाम ले भी नहीं सकता यहाँ पे। वो किसने लिखे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों ने लिखे। तो जब जुबानों की बात आती है तो फिर याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। लेकिन कमिंग टू द पॉइंट ऑफ द इलेक्शंस में इनको बाय इलेक्शंस ये करा सकते हैं। बाय इलेक्शंस कराने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना पानी खड़ा है ना कहीं और से कोई और चीज है, वहां पे ये लेकिन कराने बाय के लिए जा इलेक्शंस रहे भी हैं। हुकूमत ने नहीं करवाए ना, इलेक्शन कमीशन ने डेट दी है सुन ना। ले, सुन ले वही तो कह रहे हैं तारिक साहब, हमने तो नहीं करवाने। देखिए बात है, इलेक्शन कमीशन को ही करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, उनका आईनी जिम्मेदारी है। अगर फर्ज करे अगर वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही, गवर्नमेंट और इन लोगों को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको कहे कि जरूर करे। क्यों? अगर ये अपनी आईनी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को डिक्टेट नहीं कर सकती। 90 डेज इलेक्शन कमीशन एक आजाद कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है। ये गवर्नमेंट है, ये तो उनकी ये बेइज्जती कर गवर्नमेंट सकते हैं। है, ये गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन को कह सकती है ये आपका गालियां दे आईन सकते है, हैं आप इलेक्शन उसको कमीशन कर को। सकते हैं। देखिए अगर ये नहीं करेंगे, एज फार एज आई एम कंसर्न, जो ज़ियाउल हक ने किया है कॉन्स्टिट्यूशन को पामाल किया था, जो मुशर्रफ ने किया था कॉन्स्टिट्यूशन को पामाल किया था, ये उसी की तरह ही था। ये उसी सर उसे एनआरओ लेकर आप आए थे, मैं नहीं आया था, ठीक है? आप लेकर आए थे एनआरओ, मैं नहीं लेकर आया था, ठीक है ना? वो नहीं लेकर आया था। ये लोग ये जो कह रहे हैं ना कि नेसेसिटी, ये जिस चीज को सर जी आप मुझे बोल लेना, आपने कहा था आप बोलेंगे नहीं सर, अलाउ नहीं, आप उनसे बात कर नहीं सकते, मैं बात कर रहा हूँ। एक जुमला बोलने, अलाउ मी फर्स्ट, आई हैव टू फिनिश माय कन्वर्सेशन। वो जवाब मुकम्मल कर ले फिर आती हूँ। वो 10 जुमले बोल ले, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है? जब आप कहते हैं ना ये नेसेसिटी की बेसिस पे हम लोग 1 साल या 2 साल या 3 साल, और ख्वाजा साद रफीक तो कह रहे थे ये तो इलेक्शन कराना नहीं चाहते हैं। दे डोंट बिलीव इन डेमोक्रेसी, दे बिलीव इन दी फैमिली हायरार्की। इनके ही इज नॉट फ्रॉम द रॉयल ब्लड, ही इज नॉट फ्रॉम द रॉयल ब्लड। ये एक के दूसरे के उसके बच्चे उसके पीछे हाथ बांध के सारी जिंदगी खड़े रहेंगे। इनके उसमें सिवाय जब तक वो भुट्टो खानदान का ना हो या शरीफ खानदान का ना हो, कोई खड़ा नहीं हो सकता आगे। बात क्या कर रहे हैं? अच्छा अब बात है, आप लोगों ने ये जो हुकूमतें होती हैं, जो केयर टेकर होती है सर, अलाउंड जब केयर टेकर हुकूमत आती है, जब केयर टेकर हुकूमत आती है तो वो सर, जब केयर टेकर हुकूमत आती है वो चेंजेस नहीं ला सकती। आपका चीफ सेक्रेटरी चेंज हो रहा है, आपके आईजी चेंज हो रहे हैं, ये किस वजह? कहीं ना कहीं कोलैबोरेशंस हो रही है, कोलैबोरेशन हो रही है। ये जवाब है तारिक चौधरी साहब। लेकिन आप एक जुमला कहना चाहते, सेनेट के हवाले से कुछ बात नहीं, आप सेनेट के हवाले से बात कर रहे थे कि वहां कल मातम कर रहे थे, कहते हैं मुशर्रफ से मेरा वास्ता नहीं, अभी ये कह रहे थे वो गद्दार है। कल ये मातम कर रहे थे, काले कपड़े पहन के आए, जंजीरें मार रहे थे मुशर्रफ के लिए। फातिहा खानी की, चेयरमैन ने मुदाखलत की, फिर भी उन्होंने फातिहा खानी की। अब शर्म के मारे क्यों नहीं बोलते हैं? आइन तोड़ने वाले की हिमायत करते हैं, उनको इमाम मानते हैं, आप इधर क्यों एतराज कर रहे हैं? कल तो आप उनके लिए मरे जा रहे थे, सेनेट में रो रहे थे, जारो कता हो जी वो हीरो जो जिनका मुशर्रफ हीरो है वो पाकिस्तान के दोस्त नहीं है। मुशर्रफ पाकिस्तान का गद्दार है, आप मुशर्रफ के हामी हो, आप भी गद्दार हो। ये जरा ज्यादती वाली बात हो, नहीं, ये जरा ज्यादती बात क्यों? एक दूसरे को गद्दार कहना। पीपल्स पार्टी ने बहुत गद्दारी के तमगे झेले हैं, बहुत सर्टिफिकेट आप लोगों ने झेले हैं। अगर मुशर्रफ की मुखालफत में और आइन शिकनी के इल्जाम पे मेरे से कोई तलखी हो गई है, मैं माफी मांगता हूँ। आपकी बड़ाई है सेंटर मौलवी, आपकी बड़ाई है। तारिफ देखिए जी, बात ये है, वो कह रहे हैं कोलैबोरेशन है कहीं ना कहीं। कोलैबोरेशन जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं उनके अंदर है, बाकी कौन सी कोलैबोरेशन होनी है? ये मेरा ख्याल है इन्हें अपना वक्त याद आ रहा है कोलैबोरेशन जिस तरफ ये इशारे कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर साहब ने चंद जो दादो शुमार अभी भी दिए, पहले भी दिए, बड़ी मेहनत करते हैं, ज़ाहिर है मामलात को प्रेजेंट करने की अच्छी कोशिश करते हैं, लेकिन 4 साल में सिवाय इशारिया इधर हो गया, इशारिया उधर हो गया, आसान तरीके से आप कुछ नहीं कर सकी। इशारिया घुमाने, महंगाई कितनी थी इमरान खान के दौर में? मेरी बात सुने ना, मैं वो बात करता हूँ जो फरवरी में महंगाई 15% छोड़ के गए थे। ये मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके 2 करोड़ लोग देख रहे होते हैं ना प्रोग्राम, उन्हें आप उन्हें कहें ना ये फिस्कल डेफिसिट, ये जीडी, पीटी, टीटी, उनमें से वो टीटियों का जवाब 2% लोगों को समझ नहीं आएगी क्या बात हो रही है। उन्हें समझ ये आती है कि जब 2018 में आपको गवर्नमेंट मिली, पेट्रोल कितने का था, डॉलर कितने का था, बिजली गैस कितने की थी।
اور جب آپ نے اپریل 2022 میں چھوڑی گورنمنٹ لی گئی آپ سے, اس وقت پیٹرول سر آپ سے ہم 18 کا سوال نہیں کریں گے نا سر, پھر بات یہ لوگوں کو سمجھ آتی ہے. مشرف کے زمانے میں چلے جائیں گے, اس وقت ڈالر کتنی دیر کا تھا؟ نہیں میں بتا رہا ہوں, بتایا نا بہت بڑی گروتھ ہو رہی ہے, بڑی ترقی ہو رہی ہے, ملک بڑا آگے جا رہا ہے. لوگوں کی زندگی میں آسانی کتنی ہے, لوگ ان کا ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں تھے. جن لوگوں نے چھوڑا ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہے, جن لوگوں نے چھوڑا انہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس میں حلفاً آپ کو کہتا ہوں, میں خود ان لوگوں کے ساتھ میٹنگز میں تھا جو ان کے اپنے جنہیں منرف ممبران کہتے ہیں, ایک بندے نے 1 روپیہ نہیں لیا. میں حلفاً آپ کو کہتا ہوں, صرف ٹکٹ اگلے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ ان کا وہ تھا. اور آج کتنے لوگ آپ کا ٹکٹ لینے کو تیار ہیں؟ آج آج بتا دیں. دوسری بات آج کتنے لوگ آپ کا ٹکٹ لینے کو تیار ہیں؟ اسے کہتے ہیں رشوت ان کائنڈ, اسے کہتے ہیں رشوت ان کائنڈ. ٹوک نہ کریں نا, بات سنیں. نہیں, آپ کے پاس جواب, چیزیں لڑانے کا پروگرام نہیں اس کا ہونا جواب دے دیں. آج چاہیے. کتنے لوگ نون کا ٹکٹ لینے کو تیار ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کتنے لوگ نون کا ٹکٹ لینے کو تیار ہیں طارق صاحب؟ بالکل تیار ہیں, بالکل تیار ہے. میں نے کہا نا فیصلہ عوام کو کرنے دیں. ہم یہاں بیٹھ کے کیوں کہیں کہ وہ ارلی الیکشنز کروا دیں آپ, پھر آپ چلے جائیں ارلی الیکشنز میں. اگر آپ لوگ اتنے الیکشن کا جواب میں نے دے دیا ہے نا, بار بار کیا میں آپ کو جواب دوں. دوسرا ڈاکٹر صاحب نے بات کی, میرے بھائی نے, میرے بڑے ہیں, کہ جناب بی آر ٹی ایک شاندار منصوبہ عالمی رینکنگ میں سال میں صحیح مکمل ہونا تھا, 7 سال میں مکمل ہوا ہے. اس پہ کرپشن کی تحقیقات ہو رہی تھی. آج بھی سپریم کورٹ سے سٹے لیا ہوا ہے کہ اس پہ کرپشن پہ آپ تحقیقات نہیں کر سکتے. میں نام نہیں لوں گا, لیکن وہ کمپنی جس نے بی آر ٹی بنائی ہے, اسلام آباد میں 3 میگا پروجیکٹس ہوئے ہیں پچھلے ان کے, مطلب جو بڑے پروجیکٹس, راول ڈیم انٹرچینج ہوا ہے, ادھر ایکسپریس وے پہ پل بنا ہے, ایک یہ 7th ایوینیو والا پروجیکٹ بنا ہے انٹرچینج, یہ تینوں اسی کمپنی کو ملے ہیں. ایک مکمل نہیں کر سکے. ہم تو کم از کم اسلام آباد کے رہائشی ہیں, آپ بھی ہیں. ابھی آ کے وہ ایک ایف ڈبلیو او نے مکمل کیے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں کہ اس کو انٹرنیشنل ایوارڈ ملے, ہم یہاں کے لوکل ہیں, ہمیں تو نا ہماری آنکھوں میں دھول جھونکے. باقی بات یہ ہے کہ ابھی بات ہو رہی ہے آل پارٹیز کی, آگے بڑھے, آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے. مجھے اس میں سوال کرنا ہے, کوئی ایک سوال کرنے کی اجازت دے دیں مجھے. آل پارٹیز کانفرنس, سانحہ پشاور, ملک کے حالات, ملک کے عوام کو ترجیح دینا ضروری ہے یا اس وقت ترکیہ جانا زیادہ ضروری ہے؟ سانحہ پشاور 8 دن ہو گئے ہیں, ابھی تک اے پی سی آپ لوگ نہیں کروا چکے. ترکیہ میں بہت بڑا سانحہ ہوا ہے, لیکن کیا بہتر نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب پہلے اپنے ملک کے عوام کو ترجیح دیں, آل پارٹیز کروا کے جائیں؟ میں یہ کہوں گا کہ دونوں ضروری ہیں, دونوں ضروری ہیں. دیکھیں, آل پارٹیز کے حوالے سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی بھی لیڈرشپ کو جس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو, ملک کے معاملات سے دلچسپی ہے, پاکستان مسائل کے جن دلدل میں گھرا ہوا ہے وہاں سے ملک کو نکالنے میں اگر وہ اپنا کوئی کردار ادا کرنا چاہتا ہے تو اسے آل پارٹیز میں آنا چاہیے. یہ کسی کی ذاتی دعوت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں درست طریقے سے صحیح طریقہ کون سا ہوتا ہے وہ بتائیں, وہ طریقہ اختیار کر لیتے ہیں. میں وعدہ کرتا ہوں, مجھے بتائیں, میں کل پورا ایک جرگہ لے کے ساتھ 2 دمبے لے کے ڈاکٹر صاحب کے گھر چلا جاؤں گا, ڈاکٹر صاحب کو ساتھ لے کے جہاں کہیں گے وہاں چلا جاؤں گا. وہ ان کا طریقہ ہے نا, ٹرائبل کے دمبے بھی ساتھ لے آئے. وہ بھائی یہ کسی کی کھانے کی دعوت نہیں ہے. یہ چونکہ یہ پروگرام کل پرسوں بہت زیادہ اس میں پوچھی کہ مجھ سے سوال, اس لیے میں نے آپ کو پروگرام میں یہ ٹاپک چھیڑا ہے کہ اس کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ سب کو بیٹھنے کی ضرورت ہے. ملک ہم سب کا ہے, مسائل سے دوچار ہے, اور اس میں ٹائم ختم ہو گیا, اور اس میں ہماری ایک آپ یہ کہیں کہ مشترکہ کوشش ہی ملک کو جلد از جلد مسائل سے نکال سکتی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر فجوری صاحب, سینٹر مولا بخش چانیو صاحب اینڈ سینٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب. یہ تھا آج کا پروگرام. آپ سے ٹمارو انشاءاللہ. اللہ حافظ.